मशरक़ वस्ता में इसराइली बारूद के ढेर पर जी रहे हैं। आए दिन फ़लस्तीनी मुजाहिद इनके फौजियों को मारते रहते हैं। कश्मीर में सबसे बुरा हाल है, जहां गैर मुस्लिम अपनी ज़मीन पर अजनबी बना दिए गए हैं। अमेरिका बहुत गौर और तशवीश से ये सब देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि आलमी पैमाने पर जहादी कुव्वतों की सरकोबी का वक्त आ चुका है। तो क्या अमेरिका मुजाहिदों के खिलाफ किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? यह नुक्ता इम्कानात से खारिज नहीं है। पहले मरहले में जहादी कुव्वतों के खिलाफ फिजा साजगार की जा रही है। बाज़ दहशत गर्दों को बयानात के जरिए मुजाहिदों का साथी करार दिया जाता है। दूसरी तरफ मारूफ मुजाहिद रहनुमाओं पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। प्रोपेगेंडे के जरिए इन्हें और इनके इक़दामात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। यानी अमेरिकी आलमी पैमाने पर ब्रेन वाशिंग का अमल कर रहे हैं। तुम चाहो तो ये भी समझ सकते हो, अमेरिकी अपनी दानिश में दुनिया को नए आलमी खतरे से आगाह कर रहे हैं। इसे तलखियां बढ़ाने के सिवा और क्या मकसद हासिल होगा? मैंने पूछा। यह होमवर्क है। दुनिया में रोज़े अव्वल से दहशत गर्दियाँ होती आई हैं। जब तक कारोबार हयात जारी है, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एक मरतबा राय आमा साजगार हो गई और अमेरिकियों को आलमी हमायत मिलने का यकीन हो गया, तो ये दहशत गर्दी के किसी भी बड़े वाक़े को बुनियाद बनाकर इन दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर महाज खोल देंगे, जिनका ये मनमाना इमेज बना रहे हैं। अमेरिका का मुखालिफ कैंप भी नादान नहीं है जो इन चालों को न समझ सके। समझते रहें, इनकी आवाज़ सदा बसहरा साबित होगी। आलमी मीडिया पर यहूदी काबिज हैं, वो इसराइली मफादात की वजह से अमेरिका के साथ हैं। वो मुखालिफाना आवाज़ों को सख्ती से दबा देंगे, फिर वही होगा जो अमेरिका चाहता है। इन इश्तियाल अंगेजियों से बराफरोख्ता होकर कोई अमेरिका के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। इन्हें यकीन है कि अमेरिका की सरजमीन ऐसे हर खतरे से महफूज है। फिर भी अगर ऐसा हो ही गया तो वह कुर्राए अर्ज पर जहादी कुव्वतों का आखिरी दिन होगा। अमेरिका इनके खिलाफ मैदान अमल में कूद पड़ेगा। वह दूसरों के खिलाफ होने वाली किसी बड़ी दहशतगर्दी पर जहादी कुव्वतों को ललकारने की तैयारी कर रहे हैं। इनके अपने ऊपर कोई कयामत गुजर गई तो वो जोश इंतकाम में पागिल होकर कुछ भी कर सकते हैं। वो दहशतगर्दी और जहाद को गलत मलत करके गलती कर रहे हैं। इन्हें जहाद से खौफ क्यों है? ये सबक शायद उन्होंने तारीख से सीखा है। आज के खलाई और मवासलाती दौर में दुनिया का हर गैर मुस्लिम मुजाहिदों से खौफजदा है, क्योंकि जहाद का फ़लसफ़ा ही अजीब व गरीब है। तो मुसलमान अपने अल्लाह की राह में लड़कर जिंदा हो तो गाजी होते हो, लड़ते लड़ते मर जाओ तो शहीद के रुतबे पर अमर हो जाते हो। यह फ़लसफ़ा हर मुजाहिद को ज़िंदगी और मौत से बेपरवाह बना देता है। किसी मकसद के लिए जाने कुर्बान करने का ऐसा दर्स दूसरे मज़ाहिब में नहीं मिलता। तो मुझे ये बताकर दहशत ज़दा करना चाह रही हो कि अमेरिका मुसलमानों के खिलाफ एक आलमगीर लड़ाई की तैयारी कर रहा है क्योंकि वो मुजाहिदीन से खाइफ है। उसने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने सर को असबात में जुम्बिश दी और कहा, शायद अगली लड़ाई कुरून वस्ता की सलीबी जंगों को भी मात कर देगी और इस मंसूबे में भारत भी शरीक है। मैंने लम्हा भर की खामोशी के बाद पूछा, हम शरीक ना होते तो मुझे ये सब मालूम नहीं हो सकता था। इसका जवाब बहुत सीधा सा था, इस जंगजोई से भारत को क्या फ़ायदा हासिल होगा? पूरी बात ऊपर वालों को मालूम होगी, मगर एक नतीजा बिल्कुल सामने नजर आता है। हमारे गिर्द दोस्तों की भीड़ है। पड़ोसियों में पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी सारी एटमी सरगर्मियां पुरस्रार और हमारे खिलाफ हैं। जब जंग का बगल बजेगा तो पाकिस्तान भी इसकी जद में आएगा। ये मुसलमान मुल्क है। कश्मीर के नाम पर दिल खोल कर मुजाहिदों, बागियों और दहशत गर्दों की भारी इमदाद करता रहता है। इसका सर कुचले बगैर जहाद के फलसफे से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। जिस दिन पाकिस्तान का वजूद खत्म हुआ, पूरे इलाके में सुकून हो जाएगा। फिर इस इलाके में सिर्फ भारत के नाम का डंका बजेगा। इलाके में अपनी बालादस्ती के लिए तुम एक आलमी साजिश का ईंधन बनना गवारा कर लोगी? मैंने हैरत से सवाल किया। दोस्त, ये मजबूरी है। जब दुश्मन सीधे रास्ते से काबू में ना आए तो उसकी पीठ में छुरी घोंप दो। हम कब तक अपने सिपाहियों की लाशें उठाते रहेंगे? ये राज की बातें हैं, तुमने मेरे सामने क्यों उगलती? ये राज की बातें नहीं हैं। दिल्ली और कोलकाता की सड़कों पर टहलने वाले भी जानते हैं कि अब हम दिलो जान से अमेरिका के पीछे हैं। हर भारतीय जानता है कि अमेरिका की मदद के बगैर हम पाकिस्तान के भेजे हुए नाम निहाद मुजाहिदों का सफाया नहीं कर सकते। जहां दो चार पढ़े लिखे लोग जमा होते हैं वहां यही सब बातें होती हैं। लोगों के ज़हनों में सब कुछ है, मगर इन्हें यह पता नहीं कि इस पर अमल कैसे हो सकेगा। मैंने तुम्हें सिर्फ यही एक बात बताई है। तुम्हें यह अंदेशा नहीं कि मैं यहां से लौट कर यह कहानी किसी और को सुना दूंगा। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। जरूर सुना देना। लोग फिक्शन को शौक से पढ़ते और सुनते हैं। सब इसे तुम्हारी ज़हनी इख्तरा करार देंगे। कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। शायद पाकिस्तानी कुछ और सोचते हों क्योंकि वो मुसलमान और जहाद के हामी हैं।
यहाँ भारत में लोग दोनों से चिढ़ते हैं और आपस में वही बातें करते हैं जो अमेरिका तय कर चुका है। तुमने अपने कीमती वक्त का एक काबिल जिक्र हिस्सा ब्रीफिंग देने में सर्व किया। मैंने हल्के से चुपते हुए लहजे में कहा, क्या वाकई नरेश ने तुम्हें हदायत की थी कि ये सब बातें मुझे बता दी जाएं? इससे यह सवाल करते हुए मैं वाकई हैरान था। हाँ, उसने गिलास से घूंट लेकर मेरे सवाल का जवाब दिया। इस तरह वो क्या मकसद हासिल करने की तवक्का कर रहा है? हमारे नेटवर्क में तुम्हारे एतमाद को बढ़ाना, ताकि तुम हमसे मुनहरिफ होने के बारे में ना सोच सको। इस यकीन दहानी के लिए क्या मेरी और तुम्हारी वो वीडियो फिल्म काफ़ी नहीं है जो उसके कब्जे में है? मैंने उसे आंख मार कर पूछा। शायद मैंने कभी तुम्हें बताया हो कि हमारी सफ़ों में वही लोग रहते हैं जो दिलो जान से काम करने के आरज़ूमंद हैं। अंकल किसी से ज़बरदस्ती काम लेने के कायल नहीं है। काम से उतारे हुए एजेंट को वो घर भेजने में ज़रा ताख़ीर नहीं करते। इस मौका पर यह बात दोहरा कर तुम मुझे क्या जताने की कोशिश कर रही हो? मैंने सवाल किया। अभी तक तुम्हारे दिमाग पर वीडियो फिल्म का दबाव है, उसने दावत अंगेज और शौक मुस्कुराहट के साथ कहा। अब तुम्हें पता चला है कि तुम खुशकिस्मती से ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बन गए हो जिसे अमेरिका जैसी मुनअज़्ज़म सुपर पावर की सरपरस्ती हासिल है, तो तुम दबाव से आज़ाद होकर नई लगन से काम करोगे। अंकल ऐसे कारकुनों से मोहब्बत करते हैं। तुम जैसी कारकुनों से अंकल क्या, हर एक मोहब्बत कर सकता है। इतने ज़रा से काम के लिए आलमी सियासत को घसीटने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे अंदाज़ा था कि मेरे इन अल्फाज में सरकशी की बू मौजूद थी, मगर मैंने बिला झिझक वो बात कह डाली। मेरी वो हल्की फुल्की सरकशी गुफ्तगू सुनने वालों के लिए तमानियत का बायस होती कि मैं अपनी आवाज़ों के पीछे इनकी खुफिया सरगर्मियों से बेखबर था। पत्थर हो गए हो मगर बातें अब भी रंगीन हैं। रीना ने अगला गिलास खाली करके हल्की सी अंगड़ाई ली। मैं खुद अपने जमूद से उकता गया हूँ, अपने रंग में ज़िंदगी का मज़ा लूटना चाहता हूँ, मगर नरेश की खौफनाक आंखें मेरे जज्बात पर नाग बनकर बैठी हुई हैं। क्या नरेश ने तुमको कुछ कहा है? रीना ने चौंक कर पूछा। तुम बाखबर रहती हो तो तुम्हें इस तशद्दुद का भी इल्म होना चाहिए जिससे मुझे गुजरना पड़ा। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। वो मुझे मालूम है, मर्दाना खेल में मर्दों के साथ ऐसा होता रहता है, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। बस उसी ने मेरा बेड़ा गर्क किया हुआ है, मैंने उकता कर कहा। फिर फौरन ही पूछा, हमारे साथ बाहर चलोगी? आज दिल्ली में तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम चाहोगे तो ज़रूर बाहर चलूंगी। फिर मैं गजाला को बुलाए लेता हूँ। यह कहता हूँ मैं फ़ोन की तरफ बढ़ गया। रीना अजीत राय ने मेरे बग किए हुए कमरे में बैठकर जो तवील गुफ्तगू की थी उसने मुझे उलझन में डाल दिया था। यह भी जाहिर हो गया था कि इस वक्त वो अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आई थी, उसे मखसूस पैगाम के तहत मेरे पास भेजा गया था। मेरी दिल्ली से रवानगी से एक दिन पहले सामने आने वाली वो कलाबाजी मेरे लिए यकसर नाकाबिल फहम थी। मैं रीना के साथ इस कमरे से बाहर निकलने के बाद ही इस बारे में खुलकर कोई बात कर सकता था। वो दिन का वक्त था मगर कमरे में दिन के उजाले की भरपूर रसाई नहीं थी। गजाला ने हमसे रुखसत होने के बाद अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो खिड़कियों की दबीज पर्दे से छिनकर अंदर आने वाली नाकाफी रोशनी में उसे किसी खतरे का इदराक नहीं हो सका। वो बेधड़क अंदर दाखिल होगी। कमरे में दाखिल होते दाहिने हाथ पर बाथरूम का बंद दरवाज़ा था। इस गुजरगाह ने मुख्तसर से राहदारी की सूरत इख्तियार की हुई थी। वो जो ही आगे बढ़ी तो उसकी नज़र एक खबीस इंसानी चेहरे पर पड़ी। वो शख्स अपने सर को दोनों हथेलियों में लटकाए मसहरी पर इस तरह दराज था कि उसका चेहरा दाखिली रास्ते की तरफ था। वो होंठों पर गंदी मुस्कुराहट लिए अपनी चमकदार निगाहों से गजाला को तके जा रहा था। गजाला के कदम जमीन में गड़ कर रह गए थे। उसने उल्टे कदमों लौट जाना चाहा, लेकिन मसहरी पर लेटे हुए शख्स ने उसके ख्यालात भांप कर एक झटके से अपनी जगह छोड़ दी और सरगोशियाना आवाज़ में बोला, लौटने की जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। गजाला को यह देखकर इत्मीनान हुआ कि इस तनोमंद और दराज कामत शख्स के दोनों हाथ खाली थे। गजाला ने उसे घूर कर देखा और गुर्राते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे बंद कमरे में कैसे घुसे हो? राम कसम, नाराज होकर तो और ज्यादा जोरदार लग रही हो। वो लोफराना अंदाज में बोला, अंदाजा लगाओ कि हम कौन हो सकते हैं। उसके तेवर गंदे थे। गजाला के वजूद में चूंटियां से रेंगने लगी। वो लफंगा उसके सामने था, दरवाजा उसकी पुश्त पर था। वो पलट कर दौड़ लगाती तब भी कामयाबी का इम्कान नहीं था। वो लोफर लपक कर दरवाजा खोलने से पहले उसे दबोच लेता और वो उसकी बुरी गिरफ्त में आ जाती। उसकी छठी हिस्स उसे बता रही थी कि उसका अजनबी से दूर और होशियार रहना ही उसके लिए सूदमंद साबित हो सकता था। तुम एक खबीस और गलीज आदमी हो। गजाला ने गुस्से की ज्यादती से अपने निचले होंठ का एक गोशा चबाते हुए जवाब दिया। एक औरत के कमरे में चोर की तरह घुसने वाला कोई शरीफ आदमी नहीं हो सकता। जिस तरह आए हो इसी तरह कान दबा कर निकल जाओ, वरना मैं होटल वालों को बुलाती हूँ। चले जाएंगे मगर पहले हमारा दिल तो ठंडा कर दो। 2 रोज से तुम्हें दूर से देख रहे हैं। और हाँ, शोर शराबा ना करना, लोग आएंगे तो बिला वजह तुम्हारा तमाशा बन जाएगा।
सैर सपाटे के लिए देश विदेश में अकेली निकलने वाली लड़कियों को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। इस ख्याल में ना रहना, मैं अकेली नहीं हूं। गजाला गुस्से से अंदर ही अंदर खोल रही थी। अजनबी ने उसकी बात दरमियान से उचक ली। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारा एक यार भी है, वो अपनी लोंडिया के साथ मजे उड़ा रहा है, तो तुम भी हमारे साथ मौज करो। हम तो इसीलिए आए थे कि अपने साथ कुछ तुम्हारा भी दिल खुश कर देंगे। आओ आराम से यहाँ कर बैठ जाओ। उसने सारी लाकर मसहरी की तरफ इशारा किया था। गजाला का जहन इस वक्त भी बहुत तेजी से सोचने में मसरूफ था। कमरे में पेशकदमी के बाद आसानी से निकल भागना मुमकिन नहीं था। फोन दस्तरस से बाहर था। शोर मचाती तो आसपास के कमरों में रहने वाले जरूर मुतवज्जा होते, लेकिन सबसे पहले होटल का अमला अंदर आता और वो लोग होटल को किसी बदनामी से बचाने के लिए वो मामला कमरे ही में रफा दफा करने की कोशिश करते। वह औरत जात थी, इस वक्त संगीन खतरात में घिरी हुई थी। इस वक्त तक गजाला ये समझने में कामयाब नहीं हो सकी थी कि उसके कमरे में खुद आने वाला शख्स कौन था। उसके आने का मकसद उसकी निगाहों और बातों से सामने आ चुका था। गजाला को वीरा की जुबानी ये मालूम था कि मगरिब के आज़ाद मुआशरे में ये होता रहता था कि छोटे होटलों में ठहरने वाली अकेली खवातीन के दरवाजों पर रात गए मदहोश और बदनीयत मर्द दस्तक देते हैं। दरवाज़ा खुलने पर ज़रा सा भी हौसला अफजा जवाब मिले तो वो खुशामदाना अंदाज में हजार मुआजरतों के साथ कुछ ऐसी कहानियां तराशते हैं कि इज्जत व आबरू को सब कुछ न समझने वाली खवातीन अपने वक्त को बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए इन्हें अंदर बुलाने पर मजबूर हो जाती हैं। बाकिरदार मगरबी औरतें अव्वल तो रात गए अपना दरवाज़ा ही नहीं खोलती। ये गलती कर भी डालें तो अजनबी चेहरे को अपने रूप पाकर सख्ती से झिड़क देती हैं। अचानक गजाला को इंडियन सीक्रेट सर्विस याद आ गई। वो लोग मुसलसल मेरे पीछे लगे हुए थे। सुबह मैंने फोन पर नरेश शर्मा को एक कहानी सुनाकर बिलवास्ता तौर पर यह समझाने की कोशिश की थी कि वो मेरा पीछा तर्क कर दे, क्योंकि पत्थरों से जितना भी सर फोड़ लिया जाए तेल बरामद नहीं होता। वो मुझसे मायूस हो चुके थे। इस शाम रीना मेरे पास आने वाली थी। शायद नरेश को यह बात मालूम हो चुकी थी कि रीना की मौजूदगी में गजाला कमरा छोड़ देती है। वो मौका की तलाश में लग गए। इधर रीना मेरे कमरे में पहुंची और उधर एक बनमाज गजाला के खाली कमरे में घुस गया। इस कमरे में कैमरे नस्ब थे और इनका रुख मसहरी की तरफ मरकूज था। पास जो कुछ भी होता कैमरों की जद से महफूज न रह पाता। इस शख्स की पूरी कोशिश थी कि वो गजाला को बहला फुसला कर अपने जाल में फांस ले। राह के दूसरे एजेंटों के बरक्स वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसकी कोशिशें कराहत अमेज हद तक भूंडी और बाजारी थी। शायद राह वालों ने मुआवजा देकर आर्जी तौर पर उसकी खिदमात हासिल की थी। वो दिल्ली का कोई बाजारी गुंडा सही, लेकिन राह वालों की पुष्पनाही की वजह से इस वक्त शेर बना हुआ था। गजाला देख चुकी थी कि इस 5 स्टार होटल की इंतजामिया राह के इख्तियारात के सामने बेबस थी। वो होटल के अमले को बुलाने में कामयाब हो जाती तो इनसे किसी मुनसिफाना हमदर्दी की कोई उम्मीद नहीं थी। शायद गजाला ही को शर्मसार होना पड़ता। उसने बहुत तेजी से फैसला किया कि वो अपने तौर पर इस मनमाइश से निमटने की कोशिश करेगी। तुम मेरे कमरे से जाते हो या मैं तुम्हारा कोई और बंदोबस्त करूं? गजाला ने उसे घूरते हुए दुरुस्त लहजे में कहा। एक बार मेरे करीब आ जाओ, फिर मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। उसने फिजा में दोनों हाथ फैलाकर फिल्मी अंदाज में कहा। उसी लिए मैं गजाला के पैरों में गोया स्प्रिंग लग गए। वो अपनी जगह से फिजा में उड़ती हुई अपने शिकार पर जा पड़ी। उसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से उस गुंडे के सीने पर पड़े थे। वो एक दबी दबी उर्राट के साथ कालीन पर दूर जा गिरा और गजाला दूसरी तरफ निकल गई। गजाला मार्शल आर्ट्स में कामिल महारत रखती थी, लेकिन उसे अपने जोहर आजमाए एक तवील अरसा गुजर चुका था। वो ये भी जानती थी कि उसके कमरे में ज्यादा देर तक हमाचूकड़ी जारी रही तो कोई न कोई उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। अपने कदमों पर तवाजुन दुरुस्त करते ही वो दोबारा अपने शिकार की तरफ पलट पड़ी। इसलिए में जो कुछ हुआ बहुत तेजी से हुआ, इसलिए गजाला को अपनी उंगली में मौजूद वो अंगूठी इस्तेमाल करने का ख्याल नहीं आया जो उसके शिकार को चश्मे ज़दन में बेहोश कर सकती थी। उसे गजबनाक अंदाज में अपनी दाहिनी हथेली पूरी तरह खोलकर फिजा में बुलंद की। इसका शिकार संभल कर कालीन से उठने की कोशिश कर रहा था कि गजाला ने हल्की सी आवाज निकालकर इस पर दूसरा वार कर दिया। नदीदे बदमाश की कनपट्टी पर गजाला की नर्मो नाजुक हथेली की खड़ी जरब इस कदर शदीद थी कि उठने से पहले एक हिचकी लेकर फर्श पर दोबारा ढेर हो गया। हिचकी के साथ उसके मैदे से किसी देसी शराब का तेज और नाकाबिले बर्दाश्त भभका बरामद हुआ, जिसने कुछ देर के लिए कमरे की फिजा मकदर कर दी। गजाला ने बिजली किसी तेजी से अपना काम मुकम्मल किया था। उसे डर था कि कहीं गुस्से की वजह से उसकी जरब शदीद ना हो गई हो। उसने झुककर बेहोश पड़े हुए आदमी की नब्ज देखी जो चल रही थी और फिर उसे ठोकर मारकर मसहरी पर आ गई। वो एक संगीन और अहम वाकया था। वो जानती थी कि इंडियन सीक्रेट सर्विस वालों को कमरे में लगे हुए हिसास माइक्रोफोन्स के जरिए ये इल्म हो चुका होगा कि इनका भेजा हुआ बदमाश अपने मकसद के हसूल में
बुरी तरह नाकाम हो चुका था। उसकी मदद के लिए किसी भी लम्हे राह वाले दरवाजे पर दस्तक दे सकते थे। गजाला के लिए वो मरहला जहां गुसल था। उसने हिम्मत और हौसले से काम लेकर अपने एक मोजी दुश्मन को जेर कर लिया था, लेकिन उसके आसाब काबू में नहीं थे। वो एक दुश्मन मुल्क में दरिंदा सिर्फ दुश्मनों में घिरी हुई थी, जो मेरे और उसके साथ घनौना खेल खेल रहे थे। उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि उसके पास आफियत के कितने लम्हे बाकी रह गए थे। उसे फौरी तौर पर मदद और सहारे की जरूरत थी, जिसके लिए उसके जहन में सिर्फ मेरा नाम गूंज रहा था। उसे मालूम था कि मैंने महज इंसानी हमदर्दी के जज्बे का भरपूर इजहार करके ड्रा की सफ़ों में रीना को अपना मती बना लिया था। गजाला के कड़े वक्त में मैं रीना से अपनी आखिरी मुलाकात में मसरूफ था, जिसमें बहुत सी अहम बातें मेरे इल्म में आने का इम्कान था। वह मौका गंवा देने के बाद हम कभी इन मालूमात तक रसाई हासिल नहीं कर सकते थे। खलवत में होने वाली मेरी और रीना की मुलाकात से मुल्क का मफाद वाबस्ता था, जबकि दूसरी तरफ गजाला की ज़ात खतरात में घिरी हुई थी। वो सोचती रही, उसके लिए कोई एक फैसला करना मुहाल हो रहा था। आखिर उसने तन ब तकदीर होकर सीने पर पत्थर रख लिया। मुल्क के सामने फर्द की कोई अहमियत नहीं थी। वो मर जाती तो पाकिस्तान की कोई भी बेटी उसकी जगह ले सकती थी, लेकिन पाकिस्तान के किसी नुकसान का अजाला होना मुमकिन नहीं था। अगर मुल्क को किसी कुर्बानी की जरूरत थी तो वह अपना लहू देने के लिए तैयार थी। उसने तहैया कर लिया कोई इंटरकाम के जरिए भी मेरी और रीना की गुफ्तगू में मुखल नहीं होगी। दिल्ली के खबीस गुंडे का भारी वजूद किसी बेजान लाश की तरह कमरे की कालीन पर पड़ा हुआ था। किसी गैर जरूरी नागहानी आफत से बचने के लिए उसका वहां से हटाया जाना जरूरी था। गजाला के बदन में बिजली से सरायत करके इसके सामान में कोई काबिल जिक्र चीज मौजूद नहीं थी। उसने दराजों वगैरह की तलाशी लेना शुरू कर दी। इस वक्त उसका दिल कनपट्टियों में धड़क रहा था। वो दीवाना वार हर चीज को उलट पलट रही थी। आखिरकार उसे कार्टन टेप का वो मजबूत रोल मिल गया जो होटल वालों ने अपने मेहमानों की आजार बंद वगैरह की जरूरियात के लिए कपड़ों की अलमारी के एक खाने में रखा हुआ था। वक्त की रफ्तार यक व यक सुस्त हो गई थी। गजाला को एक एक लम्हा सदियों से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। उसने कार्टन टेप की मदद से बेनाम बदमाश के दोनों हाथ उसकी पुश्त पर ले जाकर जकड़ दिए, फिर बेहोश कैदी के पैर भी मिलाकर सख्ती से बांध दिए ताकि वो होश में आने के बाद भी आज़ादी के साथ नकलो हरकत न कर सके। उसने लम्हा भर के लिए अपनी कारगुजारी का नाकदाना जायजा लिया और फिर इस बंधे हुए नीम मुर्दा को बाथरूम की तरफ खींचना शुरू कर दिया। इस वक्त गजाला ने बेमिसाल इस्तकामत से काम लिया। एक तरफ उसे राह के मददगारों की दखल अंदाजी का तड़का लगा हुआ था, दूसरी तरफ वो खुद आसाबी इंतशार में मुब्तला थी। उसके लिए कैदी के भारी वजूद को घसीटना दुश्वार हो रहा था। उसे बाथरूम में पहुंचाने तक उसका सांस बुरी तरह फूल गया और वो हाँफने लगी।